नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आपकी क्लास हो रही है और आप सभी को पता है कि कोरोना के चलते मैं और मेरी पूरी फैमिली संक्रमण के चपेट में आ गई थी। इसका अपडेट मैंने आपको दे दिया था और करीबन 10-12 दिन हो चुके हैं और अब पूर्णतः दोस्तों हम स्वस्थ हैं। आप सभी की बेस्ट विशेस के कारण आप सब ने बहुत अच्छी विशेस हमें भेजी यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे। तो आप सब की दुआओं की वजह से बहुत जल्द हम स्वस्थ हो चुके हैं। इसी के चलते हमारी पढ़ाई थी दोस्तों वो रुक चुकी थी। तो आज फिर से दोस्तों, कल मैंने अपडेट डाल दिया था टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे कि क्लासेस कल से स्टार्ट हम कर रहे हैं। अब भी थोड़ा ज़्यादा तो मुझे दिक्कत जो दोस्तों थी वो गले में थी अब भी है, लेकिन इतनी नहीं है। अब 80 से 90% सही है, तो हम आराम से क्लास ले सकते हैं ठीक है। तो जो आज का टॉपिक दोस्तों रहेगा वो रहेगा अजमेर के चौहान, यानी हम चौहान वंश को कंप्लीट करेंगे। और चौहान वंश को दोस्तों जब हम कंप्लीट करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले हम अजमेर के चौहान कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम रणथंभौर के चौहान कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम जालोर के चौहान कंप्लीट करेंगे। किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे आपको याद करना है, पूरी चीज़ें आज समझाऊंगा मैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तो मैंने साथ साथ लिए हैं, कुछ अलग चीज़ें भी आपको मैं बताता चलूँगा जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो आपको भी विशेष ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का सेफ रहना है, मास्क लगाना है। चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो कोई भी डाउट अगर है तो इंस्टाग्राम पर जाकर पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जितनी भी पीछे क्लासें हैं उन सब की पीडीएफ मैंने अवेलेबल करा रखी है। आप ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कि चौहानों को विदेशियों की संतान किसने बताया, यानी कुछ उपनाम आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों कि अग्निकुंड से उत्पन्न किसने बताया है, सूर्य से उत्पन्न किसने बताया। इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि चौहानों को विदेशियों की संतान किसने बताया है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों होगा वो होगा कर्नल जेम्स टोड। सुनना, साथ साथ बहुत चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसके रिलेट कि कर्नल जेम्स टोड इसने चौहानों को विदेशियों की संतान बताया है। अब इसमें बहुत सारे उपनाम आते हैं। यहाँ पर दोस्तों चौहानों की उत्पत्ति के बहुत सारे मत हैं, जैसे अग्निकुंड से उत्पन्न, मैं आपको बताऊं यहाँ पर साथ साथ जो बोल रहा हूँ वो नोट करते भी जाना कि अग्निकुंड से उत्पन्न बताया चंद्रप्रदा। किसने बताया है? एक नंबर है अग्निकुंड से। अग्निकुंड से किसने उत्पन्न बताया दोस्तों? चंद्रप्रदाई ने बताया है। चंद्रप्रदाई कौन था? जिसने पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ था उसकी रचना की थी और पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में कवि था। आगे बात दूसरी, चौहानों क्या उत्पत्ति बताया? सूर्य से उत्पन्न बताया। किससे बताया है? सूर्य से उत्पन्न बताया है। ये किसने बताया है? ये दोस्तों आप सभी को बताया जयानक ने। अब जयानक कौन था? जयानक भी एक कवि था जिसने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी, जो किसके दरबार में था? पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में कवि था। यानी दोनों, चंद्रवरदाई और जैनक, ये दोनों ही पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में थे दोस्तों। एक और मत चंद्रवंशी बताया है, यानी तीसरा जो मत है वो चंद्रवंशी बताया, चंद्रमा से उत्पन्न बताया। माउंट आबू शिलालेख में हमें देखने को मिलता है कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वो चंद्रवंशी बताई है। विदेशियों की संतान कर्नल जेम्स टोड ने, और बिजोलिया शिलालेख में है वत्स गोत्र के ब्राह्मण से दोस्तों उत्पत्ति बताई है। तो इसका मतलब है चारों मैंने आपको बता दिए हैं। 4 ऑप्शन थे हमारे सामने। साथ साथ आप जो मैं बोल रहा हूँ ना वो नोट करते जाना, ठीक है। और वैसे आपसे पूछे चौहान वंश की जो जानकारी है वो बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में मिलती है। पहला प्रश्न आपका, और पहले प्रश्न से कितने प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो प्रश्न है, सपादलक्ष के चौहानों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? सपादलक्ष के चौहानों का आदि पुरुष दोस्तों किसे कहा जाता है? अगर इसका उत्तर देखेंगे हम
तो इसका उत्तर दोस्तों वासुदेव चौहान होगा। क्या होगा? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की नींव डाली थी। इस आदमी ने नींव डाली चौहान वंश की, कब डाली थी? ये एक प्रश्न बनता है 551 ईस्वी के अंदर। यानी जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ वो नोट करते जाना एक्स्ट्रा में, क्योंकि प्रश्न बनाने को तो 100 प्रश्न बना लो, फिर वही बात है कि खाली प्रश्न से नहीं होगा, समझाने से चीज़ें होगी। तो मैं समझाता चलूँगा एक एक प्रश्न के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं। सपादलक्ष के चौहानों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? वासुदेव चौहान को। और वासुदेव चौहान के बारे में क्या बातें आपको ध्यान रखनी है कि इस वासुदेव चौहान ने नींव डाली थी चौहान वंश की 551 ईस्वी में। और जो राजधानी बनाया था इसने, वो किसको बनाया था राजधानी? इसने नागौर को बनाया था। किसको बनाया था दोस्तों? ध्यान करना, आपसे प्रश्न पूछे वासुदेव चौहान ने नागौर को। ठीक है। इसी वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया, शाकंभरी माता मंदिर का निर्माण करवाया। समझ रहे हो आप बात को? तो यानी नोट करते जाना साथ साथ जो बोल रहा हूँ। यानी इसे वासुदेव चौहान को सपादलक्ष व शाकंभरी के चौहानों का संस्थापक भी दोस्तों कहा जाता है, तथा सपादलक्ष के चौहानों का आदि पुरुष भी दोस्तों कहा जाता है। कितनी बातें आपने ध्यान रखी वासुदेव चौहान कि सपादलक्ष के चौहानों का आदि पुरुष इसे कहा जाता है। इसने चौहान वंश की नींव 551 ईस्वी में डाली, राजधानी बनाया नागौर को, सांबर झील का निर्माण, शाकंभरी माता मंदिर का निर्माण भी इसने करवाया, और चौहानों का संस्थापक भी ये था। सपादलक्ष और शाकंभरी के चौहान थे, उनका संस्थापक ये था। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अजय राज का शासनकाल का, यानी शासनकाल से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अजय राज का शासनकाल क्या था? देखो दोस्तों, अजय राज का शासनकाल 1113 से शुरू होता है और 1133 तक चलता है। समझ में आपकी बात? यानी पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब देखो, अजय राज कौन था? ये अजय राज जो था दोस्तों, ये पृथ्वीराज फर्स्ट का पुत्र था। इसने 1113 के अंदर नगर बसाया। कौन सा नगर? अजमेर नगर। ध्यान करना, अजमेर नगर किसने बसाया था? अजय राज ने। ठीक है। और अजमेर दुर्ग की स्थापना भी इन्होंने की थी 1113 के अंदर। अब अजमेर दुर्ग जो था उसके कई उपनाम थे दोस्तों, कंठबेटली, तारागढ़, पूर्व का जिब्राल्टर, अरावली का अरमान, राजपुताने की कुंजी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी अजय राज ने चांदी के सिक्के चलाए थे दोस्तों। क्या चलाए थे? चांदी के सिक्के चलाए थे इसी अजय राज ने, जिन पर अपने पत्नी का नाम सोमलेखा और अपना नाम अजय देव लिखवाया था। तो कुछ एक बातें मैं आपको बताता चलूँगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। चलिए अगला देखो, वो प्रश्न आ गया ना कि चांदी के सिक्के किसने चलाए थे सबसे? तो अजय राज ने। किसने चलाए थे? अजय राज ने। और उन पे नाम लिखाया था श्री अजय देव, और अपनी पत्नी का नाम सोमलेखा लिखवाया था इसने। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है? कई बार आता है उड़न राजकुमार या उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है? बताओ दोस्तों, कौन था उड़ना राजकुमार के नाम से फेमस? पृथ्वीराज सिसोदिया था। कौन था दोस्तों? पृथ्वीराज सिसोदिया। इसे तेज धावक भी कहते थे। इसे दोस्तों तेज धावक भी कहा जाता था, यानी बहुत तेज ये दौड़ता था, इसलिए इसे उड़ना राजकुमार भी कहने लग गए। क्या संबंध था इसका चौहान वंश के अंदर दोस्तों? ध्यान करना दोस्तों, अजय राज ने जो दुर्ग बसाया था, ये दुर्ग था कौन सा? अजमेर दुर्ग। अजमेर दुर्ग था। इस अजमेर दुर्ग की एक घाटी थी दोस्तों, उसमें ये पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी पत्नी को लेकर, ये मेवाड़ का था। ये कहाँ का था? ये मेवाड़ का था दोस्तों। कहाँ का था? मेवाड़ का था। ठीक है, ये मेवाड़ का था। और अपनी पत्नी, इसकी पत्नी का नाम था तारा। ये अजमेर दुर्ग की घाटी में घूमने आया था। इसकी पत्नी को ये तारागढ़ जो दुर्ग था ना, ये दुर्ग जिसे अजय राज ने बनाया था 1113 में, ये पसंद आ गया था।
इसे पसंद आने की वजह से इस पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी को के नाम पर इस दुर्ग का नाम, अजमेर दुर्ग था उसका नाम तारागढ़ दुर्ग रख दिया। इसलिए इस अजमेर दुर्ग को दोस्तों हम तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, जिसे गठबिंटली, तारागढ़ पूर्व का जिब्राल्टर, अरावली का अरमान और राजपूतानी कुंजी कहा जाता है। तो काफ़ी बातें इसमें ध्यान रखनी है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार, तेज धावक कहते हैं। ये मेवाड़ का राजा था। अपनी पत्नी को लेकर अजमेर दुर्ग की घाटी में घूमने आया और पत्नी के नाम पर ही अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पे हुए? एक विशेष बात और, ये था आपका अजमेर दुर्ग। क्या था? अजमेर दुर्ग, जिसे अजय राजा ने बसाया था और इसी पे सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए थे। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान करना। सर्वाधिक जो स्थानीय आक्रमण दोस्तों हुए थे वो इसी दुर्ग पे हुए थे, अजमेर दुर्ग, जिसे हम तारागढ़ दुर्ग बोलते हैं, गंठबिडली जिसे हम बोलते हैं, अरावली का अरमान जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अच्छा प्रश्न है। आना सागर झील का निर्माण दोस्तों अर्णवराज ने करवाया था। किसने करवाया था? अर्णवराज ने। क्या नाम था इसका? अर्णवराज का दूसरा नाम भी था आना जी। आपसे ये भी पूछ सकते हैं, अर्णवराज की जगह अगर आना जी आ जाए तो आना जी आपको करना है। ठीक है, इस आना जी का जो शासनकाल था दोस्तों वो 1133 से शुरू होता है और 1155 में तक चलता है। इसने आना सागर झील का निर्माण करवाया। कब करवाया ये क्वेश्चन भी बन सकता है, सन भी आपसे पूछ सकता है। तो 1137 के अंदर, 1137 के अंदर दोस्तों अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। किसने? अर्णवराज ने। आदिवराह मंदिर पुष्कर के अंदर है, उसका निर्माण भी अर्णवराज ने करवाया था दोस्तों, ध्यान कर लेना। ठीक है, चलिए तो कुछ बातें आपको ध्यान में हुई इससे रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने बताया था अर्णवराज का शासनकाल। अर्णवराज का जो शासनकाल था दोस्तों मैंने अभी बताया 1133 से 1155, यानी 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए शासनकाल से लेकर प्रश्न बनेगा। दो विग्रहराज चतुर्थ जिसे हम बोलते हैं या बिसल देव जिसे हम बोलते हैं का शासनकाल बताओ। तो इसका जो शासनकाल था दोस्तों वो 1158 से 1163, 4 नंबर ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। 1158 से लेकर 1163 तक शासनकाल था। इसी विग्रहराज को का जो शासनकाल था वो चौहानों का स्वर्णिम युग था दोस्तों, चौहानों का स्वर्णिम युग। इन्हें कटार भरण की उपाधि प्रदान थी। किसकी उपाधि प्रदान थी इन्हें? इस विग्रहराज के बारे में बताऊं तो मैं, कटार भरण, कठाभरण की उपाधि। ये जयानक ने दी थी। जयानक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय में दरबार में कवि था। आगे बढ़ते हैं। दौलत बाग किसने बनवाया? दौलत बाग किसने बनवाया? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जहांगीर। अब कहाँ पर बनवाया दोस्तों? अर्णवराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। ये झील थी, इसके किनारे, यहाँ पर किनारे दौलत बाग निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? दौलत बाग का। इसके यहाँ पर था दौलत बाग, ये दौलत बाग का निर्माण करवाया। वर्तमान में दौलत बाग को पता है क्या कहा जाता है? सुभाष उद्यान। क्या कहा जाता है इसको? सुभाष उद्यान के नाम से भी जानते हैं वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, सुभाष उद्यान के नाम से भी जानते हैं। जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया अन्ना सागर झील के किनारे पर, और अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णवराज ने करवाया था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दौलत बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। चौहानों का पितृहंता, पितृहंता का मतलब होता है पिता को मार देना। चौहानों का पितृहंता कौन था? जगदेव था। कैसे दोस्तों? वही था सिस्टम, तो राजगद्दी प्राप्त करनी थी तो पिता बेटा पिता को मारकर गद्दी बैठता था, ये चला आ रहा है।
यानी अर्णोराज जो था ना, अर्णोराज इसका जो शासनकाल था वो 1133 से 1155, सॉरी यहाँ 1155 होगा, ठीक है, 1155। अब क्या हुआ, इसका पुत्र था जगदेव, ये जो था ना ये इसका पुत्र था, कौन, ये जगदेव। अब राजपाट चाहिए था, सीधी सी बात ये। इसने 1155 में हत्या कर दी, किसकी, अपने पिता अर्णोराज की। अब हत्या कर दी तो चौहान तो थे, तो चौहानों का पितृ था दोस्तों, जगदेव कहलाया था। कौन कहलाया था, जगदेव। तो आपसे प्रश्न ये पूछे चौहानों का पितृ था जगदेव, या चौहानों का पितृ था जगदेव ने किसकी हत्या करती थी, तो अर्णोराज की। अर्णोराज इसका पिता था। फिर इसने 2 साल शासनकाल किया था इस जगदेव ने, 1155 में अपने पिता को मार दिया तो गद्दी बैठ गए। तो 1155 में 56, 57, 58, 4 साल तक, लगभग 3-4 साल इसने बैठा था। बाद में ये बिसल देव आ गए थे वहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा आपको। जितने बच्चे देख रहे हैं लाइक ज़रूर कर दें। उम्मीद ये क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा। चलिए, विद्वानों का आश्रयदाता किसे कहा जाता था? आश्रयदाता का मतलब आप समझते हैं कि कोई भी विद्वान आता है, कोई भी शास्त्री आता है, जानकार आता है, उनको आश्रय देना अपनी जगह पर। वो कौन था? विग्रहराज चतुर्थ, या इसे बिसल देव के नाम से भी जानते हैं। बिसल देव, विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव के शासनकाल, इसका शासनकाल 1158 में मैंने बताया था, पहले क्वेश्चन आ चुका है, 1163 तक था। ये विद्वानों का आश्रयदाता था। जो विद्वान आता उसके, और इसके दरबार में कौन था? सामदेव और नरपति नाले 2 थे। सामदेव ने ललित विग्रह की रचना की थी और नरपति नाले ने बिसल देव रासों की रचना की थी। ये खुद कवि था, खुद नाटक हरिकली की रचना की थी इस विग्रहराज चतुर्थ ने, ठीक है। इसे कवि बांधव भी हम कहते हैं दोस्तों। और विग्रहराज चतुर्थ का जो शासनकाल था वो चौहानों का स्वर्णिम युग भी था दोस्तों। तो बहुत सारी बातें हैं इनमें, ध्यान रखें आप, जो बोल रहा हूँ वो नोट करते चले जाएं। अगला क्वेश्चन, किसका शासनकाल चौहानों का स्वर्णिम युग था? अभी मैंने जो बताया वो प्रश्न भी बना दिए मैंने। तो वो कौन था? बिसल देव। यह विग्रहराज चतुर्थ चौहानों का स्वर्णिम युग था। अब स्वर्णिम युग तभी होता है कि बहुत अच्छे काम करे अपनी प्रजा के लिए, इसलिए स्वर्णिम युग था वो चौहानों के लिए। चलिए, ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? अब ये सामदेव और नरपति नाले ये दोनों कहाँ थे? ये दरबार में थे। कहाँ पर? बिसल देव की। कहाँ पर? बिसल देव के दरबार में थे। इस सामदेव ने ललित विग्रह की रचना की थी। इस ललित विग्रह की रचना इस सामदेव ने की थी। उत्तर तो हो जाएगा। और आपसे बिसल देव रासों की रचना किसने की ये पूछ ले तो वो नरपति नाल ने की थी। किसने की थी? नरपति नाल है। तो ध्यान करना, ललित विग्रह की रचना, विग्रहराज ग्रंथ की रचना जो की थी वो सामदेव ने की थी। सामदेव किसके दरबार में था? बिसल देव चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव के दरबार में। उसी के दरबार नरपति नाल था, इसने बिसल देव रासों की रचना की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी? अच्छा, जो प्रश्न करवा रहा हूँ वो सारे अच्छे प्रश्न हैं, जो बोल रहा हूँ वो भी बहुत अच्छे प्रश्न है। कुछ लिखे हैं, कुछ बोल के बता रहा हूँ, सारा रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा। बताओ, हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी? मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, पिछले क्वेश्चन में बोला था कि विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना भी की थी। तो बिसल देव भी कह सकते हैं इसको, या विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं। ये खुद कलाकार था विग्रहराज चतुर्थ। इसने 1158 के अंदर, इस आदमी ने 1158 में संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी करवाया था दोस्तों, 1158 में लेकिन बाद में 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाया उसको 1194 के अंदर, और 2.5 दिन का झोंपड़ा बना लिया था, जो राजस्थान की प्रथम मस्जिद थी दोस्तों, ध्यान करना।
तो हमें याद रखना कि हरिकेली नाटक की रचना जो है वो विग्रह चतुर्थ ने या बिसलदेव ने की थी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? कौन था भाई अंतिम प्रतापी शासक? पृथ्वीराज तृतीय था। कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था, ये आदमी था। और शासनकाल आपसे प्रश्न पूछ ले कि कितना था इसका? 1177 से लेकर 1192 तक था। ये बड़ा खतरनाक आदमी था, इसके बारे में बातें हम पूरी करेंगे। 11 वर्ष की उम्र में ही ये जो आदमी है, ये 11 वर्ष की उम्र में ही गद्दी पर बैठा था। 11 राज्याभिषेक हो गए थे इसके 11 वर्ष की आयु में। इसका जो जन्म है दोस्तों गुजरात में हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय का। पिता का नाम सोमेश्वर था, माता का नाम कपूरी देवी था। ये वही पृथ्वीराज तृतीय है जिसके दरबार में कवि, प्रसिद्ध कवि चंद्रबरदाई जयानक रहते थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड मैंने बातें कुछ बता दी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयानक किसके दरबार में कवि था? अभी बताया मैंने, पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में था। और ग्रंथ की रचना की थी पृथ्वीराज विजय। इसने कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज विजय। विजय ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, अगला। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई थी? बताओ दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। कब हुई थी दोस्तों? 1192 के अंदर तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था। सुनना मेरी बात को, 1100 तराइन का सेकंड युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। किसके बीच हुआ था? गोरी प्लस में पृथ्वी तृतीय के बीच हुआ था। इसमें गौरवंश का शासक था ये साबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ये तराइन का सेकंड युद्ध इसने जीता था 1192 में, और पृथ्वीराज तृतीय हार गया था। तभी से दोस्तों मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है अपने भारत में, और भारत का निर्णायक युद्ध भी तराइन का सेकंड युद्ध दोस्तों कहा जाता है। सुनना मेरी बात को, तो 1192 के अंदर मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई थी। क्यों? क्योंकि 1192 के अंदर तराइन का सेकंड युद्ध, जिसे भारत का निर्णायक युद्ध कहते हैं, गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था, जिसमें गोरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज तृतीय हार गया था। ठीक है, चलिए। तो भारत का निर्णायक युद्ध आपसे पूछे, मैंने बता दिया, वैसे तो प्रश्न भी मैंने बना दिया। तो तराइन का सेकंड युद्ध कब हुआ था? 1192 के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत का तो आपने बता दिया, तो राजस्थान का बताओ कि निर्णायक युद्ध कौन सा था? राजस्थान का निर्णायक युद्ध खानवा का युद्ध था दोस्तों। कौन सा था? खानवा का युद्ध। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर की दोस्तों विजय हुई थी, क्योंकि ये मुस्लिम था और मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है बाबर के समय में। बाबर की विजय होती है, राणा सांगा हार जाता है और खानवा युद्ध बन जाता है राजस्थान का निर्णायक युद्ध। आई बात समझ में? तो दोनों आपको ध्यान में दोस्तों रखने हैं। चलिए अगला। पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? चंदेलों को, मंडान को, चालुक्य वंशियों को, या सभी को? तो इस पृथ्वीराज चौहान ने तीनों को ही पराजित कर दिया, तीनों को ही। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी को पराजित किया था। तो इतने ही क्वेश्चंस मैंने बनाए और कुछ मैंने आपको बता दिए मौखिक। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा अजमेर का चौहान आपको अच्छे से याद हो गया होगा। और इस पृथ्वीराज तृतीय के बारे में मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, जो इम्पोर्टेंट है, कि तराइन का फर्स्ट युद्ध ये हुआ था 1191 में दोस्तों, और ये हुआ था दोस्तों 1192 में। आगे पीछे हुए थे। तराइन का फर्स्ट युद्ध जो हुआ था वो भी गोरी और मोहम्मद
मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी। उसके बाद में सेकंड युद्ध हुआ, उसमें हार गया, जिसे निर्णायक युद्ध कहा जाता है। ध्यान करना, ये था। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास काफ़ी बेहतर रही होगी आप सभी के लिए, और इसके आंसर की मैंने डाल दी साथ में। ये देखिए दोस्तों, PDF के थ्रू आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। बाकी जो चीज़ें रह गई है वो आप खुद नोट्स में या किसी गाइड में, जो भी आप पढ़ते हो उसमें पढ़ना। लगभग जो चीज़ें मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको दी, तो प्रश्न यहाँ से बनने के पूरी चांसेस हैं। कुछ बातें मौखिक रूप में मैंने आपको समझाई आज, तो आपको वो भी चीज़ें पॉज करके वीडियो को नोट कर लेनी है, क्योंकि इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो अजमेर का चौहान में से मुझे नहीं लगता अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम जालौर के चौहान। इस तरीके से हम पार्ट के अंदर पूरा अजमेर चौहान वंश कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मेवाड़ या मारवाड़ की तरफ चलेंगे। और कोई भी डाउट अगर आपको आता है, क्वेश्चन में आता हो, किसी भर्ती को लेकर आता हो, या कोई पर्सनल आपको बात करनी है, तो ये मेरी ID इंस्टाग्राम की फॉलो कर लें। PDF यहाँ मिल जाएगी वीडियो के बाद में, अभी जाके ज्वाइन कर लेना, बाकी आप कर ही सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बेहतर रही होगी, और एक बार फिर कहूँगा, सेफ रहें दोस्तों, बाहर नहीं जाना है। जो स्टडी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये चांस बहुत अच्छा है। अब की बार लॉकडाउन है, घर पे बैठ के अच्छे से स्टडी करें। बाहर जाएंगे तो रिस्क होगा हमारे लिए, गोल्डन चांस है, फ़ायदा उठाएं। तैयारी करोगे तो नौकरी मिल जाएगी, वरना दोस्तों भटक तो हम ऐसे ही रहे हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे सारी बातों को। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।